हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्लास, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। ठीक ठीक ठीक। ओके, फ़ाइन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर महविश है। आपका आज डेंटल मटेरियल्स का लेक्चर है जिसमें आज मैं आपको स्टील और रॉड अलॉयज़ के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक, और अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में हमारा इस मसले से जिससे हम गुज़र रहे हैं उससे हमें निजात दिलाए, और इंशाल्लाह हम लोग सब अपनी रूटीन में वापस आएँ। अच्छा, जो हमारा आज का जो टॉपिक है, आप लोगों ने जो लास्ट जितने भी आपके लेक्चर्स हुए हैं उसमें आप सब ने पढ़ा अलॉयज़ के बारे में, मेटल्स का इंट्रोडक्शन लिया और उसका नॉलेज लिया कि मेटल्स कहाँ पे यूज़ होती हैं डेंटिस्ट्री में, अलॉयज़ किस किस तरह के हैं, और आप लोगों ने गोल्ड अलॉयज़ को पढ़ा। ठीक है, आज हम बड़ा इम्पोर्टेंट जो है अलॉयज़ का जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, स्टील एंड रॉट अलॉयज़, जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी डेंटिस्ट्री में एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखें, मैं ये स्लाइड शो स्टार्ट कर देती हूँ। राइट। अच्छा, अभी इससे पहले हमने जब लेक्चर मेरा हुआ आपके साथ इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स के ऊपर, मैंने लेक्चर लिया, उससे मैंने आपको बताया कि हम कोई भी प्रोसेसेस बनाने के लिए मेटल में हम उसको कास्ट कर देते हैं, यानी कि वो पूरा प्रोसीजर हमने पढ़ा कि किस तरह हमने इन्वेस्टमेंट मटेरियल के अंदर वैक्स को बर्न आउट किया और उसकी जगह हमने मेटल को पोर किया, और उसके जो एज ए रिज़ल्ट हमें जो प्रोसेसेस मिला वो कास्टिंग मिली। ठीक है, यानी कि वो हमने कास्ट किया मेटल को। कुछ जो अब डेंटिस्ट्री में चीज़ें यूज़ हो रही हैं जिसमें वायर्स हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम कास्ट नहीं करते, उनको हम उस पर कोल्ड वर्किंग करते हैं। ठीक है, इन कोल्ड वर्किंग द मेटल इज हैमर्ड, ड्रॉन और बेंड इनटू शेप एट टेम्परेचर्स well below the recrystallization temperature of the metal, often at room temperature। यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर आप कोई भी मेटल लोगे और उसको अगर तो आप वायर्स की शक्ल में उसको ड्रॉ करोगे या उसको आप डेंचर्स की सूरत में उसको बनाओगे, तो उस प्रोसेस को हम कोल्ड वर्किंग बोलेंगे। अगर मैं आपको इसको प्रॉपर अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं कि कोल्ड वर्किंग असल में है क्या, मे बी आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा हो। When a material is stressed below its elastic limit, the resulting deformation or strain is temporary। हमें बिल्कुल हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज़ को जब उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए हम उसको बेंड करेंगे तो वो अपनी शेप में वापस आ जाएगा, लेकिन अगर हम उसको उसकी इलास्टिक लिमिट के बाद उसको हम बेंड करेंगे या किसी भी शेप में उसको ढालेंगे तो वो उससे वापस नहीं आएगा। दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो होता यही है कि हम कोई भी मेटल लेंगे और जब हम उसको वायर्स की शक्ल में डालेंगे तो वो उसी उसमें शक्ल में हम उसको रहेगा, और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू हमने उसको बेंड किया, उसको जिस जिस शेप में हमें वो चाहिए उस शेप में हमने उसको किया, तो उस प्रोसेस को कोल्ड वर्किंग कहते हैं। When the material is stressed beyond its elastic limit, plastic or permanent deformation takes place। और अगर मैं जैसे आपको मैंने बताया है कि एन आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल इज टू अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग डिफरेंट शेपिंग ऑपरेशंस, यानी कि इसको शेपिंग ऑपरेशन कहेंगे ना। जैसे उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास डेंचर की सूरत में वो आ जाएगा, अगर हम उसको रोल करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो हमारे पास वायर्स की शक्ल में आ जाएगा। व्हेन मेटल इज स्ट्रेस्ड इन टेंशन बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट, देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ, और मेटल्स की सूरत में जब आप उसको डिस्प्लेस करोगे, उसको खींचोगे, तो उसकी क्रिस्टल्स जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक है, व्हेन द क्रिस्टल्स डिफॉर्म्स देयर इज सम डिस्टॉर्शन ऑफ द लेटिस स्ट्रक्चर। दिस डिस्टॉर्शन जो है इज ग्रेटेस्ट ऑन द स्लिप प्लेन्स एंड ग्रेन बाउंड्रीज एंड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन। जैसे जैसे आप उस मेटल को डिफॉर्म करते जाओगे वो क्रिस्टल्स एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, और ये डिस्टॉर्शन सबसे ज़्यादा होंगी ग्रेन बाउंड्रीज पे। जैसे मैंने आपको मेटल्स और अलॉयज के इंट्रोडक्शन में बताया था, ग्रेन बाउंड्रीज क्या होती हैं कि जो क्रिस्टल्स को एक दूसरे से अलग करती हैं। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस जो हमने शेपिंग के दौरान किया,
उसको हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग और वर्क हार्डनिंग, ठीक है, राइट। कास्टिंग इज डिफरेंट और कोल्ड वर्किंग इज डिफरेंट। कास्टिंग जो है हम उसको बर्न आउट वैक्स को बर्न करके उस सूरत में बनाते हैं। कोल्ड वर्किंग ये कि रूम टेम्परेचर के ऊपर मेटल को लेके उसको किसी भी शेप में ढालने के प्रोसीजर को कोल्ड वर्किंग कहते हैं। अच्छा, अब हमने जिस भी मेटल पे काम किया, चाहे वो स्टील है, चाहे वो गोल्ड है, कोई भी मेटल, जब आपने उस पर कोल्ड वर्किंग की तो क्या उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगी? यस। किसी भी मेटल को जब आप कोल्ड वर्किंग उसके ऊपर काम करोगे, उसको कोल्ड वर्किंग करोगे रूम टेम्परेचर को, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी? उसकी रिजिडिटी, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी हील स्ट्रेंथ और उसकी हार्डनेस इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये और ये प्रॉपर्टीज हमें रिक्वायर होती हैं इन डेंटिस्ट्री कि जब भी आप किसी मेटल को उस पर कोल्ड वर्किंग करते हो, आपका टेक्नीशियन उसको वायर में बेंड करता है या कोई भी उस पर काम करता है, तो जो उस पर प्रॉपर्टीज चेंजेस आएंगी वो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। हमें एक स्टिफ वायर चाहिए होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स आर अफेक्टेड बाय कोल्ड वर्किंग। व्हाट प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड? दीज आर टेंसाइल स्ट्रेंथ, yield strength and hardness. These properties are increased while ductility is decreased. राइट कौन सी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी कि उसमें जो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है वो तो ज़्यादा हो जाएगी, हार्डनेस भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप किसी चीज़ को स्ट्रेच करते जाते हो वैसे वैसे उसकी डक्टिलिटी, उसके अंदर और खींचने की सलाहियत कम होती जाती है, ठीक है। और ये अगर आप देखें कि मेटल और अलॉय स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस बाय शेपिंग कोल्ड वर्किंग एग्जिबिट अ रॉड स्ट्रक्चर। जब आप उसको शेप करते हो ड्यूरिंग कोल्ड वर्किंग तो फाइब्रस ग्रेन स्ट्रक्चर आ जाएगा और स्पेशल प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। और स्पेशल प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी? दीज आर हार्डनेस, यील्ड स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी, राइट। इस यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो बताए प्लीज। एप्लीकेशंस ऑफ रॉट अलॉयज। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि मैम रॉट अलॉयज डेंटिस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? जितने भी आप अगर आप देखें, मैंने आपको ये स्टार्ट में एक पिक्चर दिखाई थी, ये देखिए। अगर आप ये देखें, दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर एक्सट्रैक्शंस। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन एंडोडोंटिक्स, ठीक है, रूट कैनाल्स के लिए। ये प्रोस्तो में यूज होंगी, यानी कि हमने रॉट अलॉयज की वो बनाई है ट्रेस, इम्प्रेशन ट्रेस, क्लैस्प हो गए। दीज आर ऑल्सो फैब्रिकेटेड फ्रॉम रॉट अलॉयज। तो इसका बहुत ज़्यादा रोल है इन डेंटिस्ट्री। इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, बर्स हो गए, वायर्स हो गई और डेंचर बेसिस हो गई। और हम इसे रॉट रॉट स्ट्रक्चर रॉटलाइज क्यों कहते हैं? ये रॉटलाइज इसलिए कहते हैं कि हमने इसको अब खुद इसके ऊपर कोल्ड वर्किंग की, इसके ऊपर रूम टेम्परेचर के ऊपर इसको शेप दी इसको, तो उसकी वजह से उसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस हो गई। और इन प्रॉपर्टीज की वजह से और ये सारा जो हमने उसके ऊपर काम किया, इसको हम एक रॉट स्ट्रक्चर बोलेंगे, राइट। ये देखिए, बर्ड्स भी हम रॉट अलॉय से बनाते हैं। ये सारी चीजें हम कास्ट नहीं कर सकते, ये हमने खुद बनाई हुई है, ठीक है। इसमें ये आ गया आपका, आपकी डेंचर बेसिस आ गई, आपकी ये डेंचर बेसिस आ गई, ये फाइल्स आ गई, और ये आपके ये जो आप आगे जब यूज़ करेंगे हैंड पीसीज हैं, ये सब रॉट अलॉय से हैं। ये जितने भी एक्सट्रैक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हैं, दीज आर ऑल्सो फैब्रिकेटेड फ्रॉम रॉट अलॉयज। These instruments are used in operative dentistry. These are also fabricated from wrought alloys and all these instruments. So it has vast application in dentistry. तो इसका आपको रॉट अलॉयज का बेसिक नॉलेज, उसकी प्रॉपर्टीज का, उसकी कॉम्पोजिशन का, इस सब का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे आप अगर आप ऑर्थोडोंटिक्स में आ जाएं, ऑर्थोडोंटिया में, तो उसमें ये ब्रैकेट्स बनाने के और ये वायर्स बनाने के काम आती है रॉट अलॉयज। रॉट अलॉयज भी आगे हम उसको डिफरेंट 4 to 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, वो हम आपको आगे अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये हमने डेंचर्स बनाए, ये इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये क्लास बना रहे हैं हम रॉट अलॉयज से, राइट। अच्छा, अब आपने बड़ी डिटेल में आपको डॉक्टर नादिया ने और आई थिंक डॉक्टर महरीन ने आपको अलॉयज़ का, उसके स्ट्रक्चर का बताया कि किस किस तरह के क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है। ये सारी बातें हमने आगे टर्मिनोलॉजीज यूज़ करनी है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि आप लोगों ने इसका इंट्रो ले लिया हुआ है।
थोड़ा सा मैं आपको जो है अनीलिंग के बारे में बताऊंगी, ठीक है। अनीलिंग जो है कंट्रोल हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस डिजाइन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रॉपर्टीज इन ए मेटल। आपने जब भी किसी मेटल के ऊपर काम किया, मतलब फॉर एग्जांपल आपने उसको बेंड किया है, ठीक है, आपने उसको एक बेंड दिया है जिसकी वजह से उसके अंदर जो है कुछ चेंजेस आई हैं, ठीक है। अब उसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, ठीक है। आप जब भी किसी कोल्ड वर्किंग करते हो, जो मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर हम कोई भी स्ट्रेन हार्डनिंग या कोल्ड वर्किंग कर रहे हैं किसी भी मेटल के ऊपर, तो उसके अंदर कुछ स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। उन स्ट्रेसेस को रिलीज करने के लिए हम उसको हीट देते हैं उस मेटल को, ताकि उसके अंदर जो भी स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाए, ठीक है। अब और इस स्ट्रेस रिलीफ प्रोसेस को हम अनीलिंग कहेंगे। अच्छा, अब अगर अनीलिंग का हम देखें, इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच द डिस्टॉर्टेड कोल्ड वर्क मेटल स्ट्रक्चर, जो हमने जिस पे वर्किंग की है, इज चेंज्ड बैक टू वन विच इज स्ट्रेन फ्री थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ हीट। यानी हीट देने से वो जो हमने मेटल जिस पे कोल्ड वर्किंग की थी वो अपनी असल हालत, अपनी असल स्ट्रेस फ्री जो है कंडीशन में वापस आ जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अनीलिंग। अच्छा, अब अनीलिंग को भी हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं टू प्रोसेसेस में। एक रिकवरी प्रोसेस है, एक रिक्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब रिकवरी फेज में आपका क्रिस्टल जो है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो स्ट्रेसेस डेवलप हुए थे ड्यूरिंग कोल्ड वर्किंग वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज प्राइमरली अ लो टेम्परेचर प्रोसेस। आई एम टॉकिंग अबाउट रिकवरी फेज. This is primarily a low temperature process. The property changes produced do not cause change in microstructure. Crystal structure में कोई change नहीं आएगा. The principal effect is relief of internal stresses due to cold work. राइट? अच्छा, अब आप आ जाए रिक्रिस्टलाइजेशन पे। अब रिकवरी फेज में मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल्स के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगी, लेकिन रिक्रिस्टलाइजेशन, अगर आप इस टर्म को देखें तो रिक्रिस्टलाइजेशन असल में होता क्या है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू स्ट्रेस फ्री क्रिस्टल्स इन ए वर्क हार्डन मेटल। वो जो चेंजेस कोल्ड वर्किंग के दौरान क्रिस्टल्स के अंदर आए थे, वो एक दूसरे से दूर हो गए थे, वो चेंजेस अब उसमें दोबारा वापस आएंगे। जब हमने उसको हीट किया तो वो रिक्रिस्टलाइजेशन होगी जो कि स्ट्रेस फ्री होगी। कोल्ड वर्किंग के दौरान जो क्रिस्टल्स में चेंजेस आया उसकी वजह से उसमें स्ट्रेस क्रिएट हो गया। जब हमने उसको हीट अप किया तो एक ऐसा टेम्परेचर आया रिकवरी फेज के बाद जिसमें क्रिस्टल्स ने दोबारा से बनना शुरू किया और जो कि स्ट्रेस फ्री थे, उनमें किसी किस्म का कोई तनाव नहीं था। तो दैट इज कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन. Recrystallization occurs at high temperature. As upper temperature of recovery range is reached, minute new crystals appear in the microstructure. These new crystals have same composition and lattice structure as the original undeformed crystals. ठीक है, ये वही क्रिस्टल्स उसी शक्ल में आ जाएंगे जिस तरह ये उस शक्ल में थे जब हमने इस पे कोल्ड वर्किंग नहीं की थी, यानी कि ये अपनी असल हालत में वापस आ जाएंगे. The new grains nucleate in the most severely cold work regions in the metal and slip planes. और ये जो है न्यू क्रिस्टल्स ज़्यादातर उन रीजन्स में होंगे जहाँ पे कोल्ड वर्किंग ज़्यादा की गई है, कोल्ड वर्किंग ज़्यादा मैनिफेस्टेड हुई है, वो ज़्यादातर ग्रेन बाउंड्रीज हैं, ठीक है। एनीलिंग आपको समझ आ गया कि हमने जो कोल्ड वर्क मेटल थी जिस पे हमने वर्क हार्डनिंग की, जिसको हमने बेंड किया या उसका हमने डेंचर बेस बनाया, उसको हमने हीट किया टू रिलीव द स्ट्रेसेस जनरेटेड ड्यूरिंग द कोल्ड वर्किंग, राइट? अच्छा, अभी आप अगर इस फिगर में देखें, कोल्ड वर्किंग के दौरान आपकी, मैंने आपको क्या बताया था कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और डक्टिलिटी डिक्रीज करेगी। कोल्ड वर्किंग के दौरान टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेस और हार्डनेस ज़्यादा होगी। अब जब हमने उसकी अनीलिंग की, हमने उसको हीट अप किया, तो क्या होगा? मैंने आपको बताया कि वो उसी हालत में वापस आ जाएगा जैसे पहली हालत में है। रिकवरी फेज में टेंसाइल स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी पे कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे पहुंचे तो डक्टिलिटी दोबारा से इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी और टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी। यानी कि जो मेटल की पहले प्रॉपर्टी थी बिफोर कोल्ड वर्किंग वो अचीव होना शुरू हो जाएंगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और फिर जब ये अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा तो प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाएंगी, राइट? यानी कि जो कोल्ड वर्किंग के दौरान प्रॉपर्टीज हमें अचीव हुई थी
वो प्रॉपर्टीज़ क्या अचीव हुई थी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई थी और डक्टिलिटी कम हो गई थी। लेकिन जब रिक्रिस्टलाइजेशन हो गई, यानी कि दोबारा से वो अपनी असल हालत में वापस आ गया, तो ऑटोमेटिकली जो पिछली प्रॉपर्टीज़ थी वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगी, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी और डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ आया? ये थोड़ा सा आप जाके जब पढ़ेंगे ना इसको, तो जी ताहिरा, असल में जो है ना अनीलिंग हम करते हैं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। आगे मैं आपको जाके बताऊंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि फिर कोल्ड वर्किंग तो हमने करनी ही करनी है। कोल्ड वर्किंग तो हमने इसलिए की कि हमने उसकी मुख्तलिफ चीज़ें बनानी है, ठीक है। हमने उसको वायर्स की शक्ल में बनाना है, हमने उसका शीट्स की शक्ल में बनाना है। कोल्ड वर्किंग तो हमने करनी ही अपने उसको उसकी उसमें लाने के लिए। लेकिन उसके अंदर कोल्ड वर्किंग की वजह से उसके अंदर जो ब्रिटलनेस आ गई, जो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो गया, उसको रिलीज करने के लिए हम अनीलिंग करते हैं। लेकिन आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि हमने रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं करनी होती, हमने उसका टेम्परेचर रिकवरी फेज तक ही रखना होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन मस्ट बी अवॉइडेड ड्यूरिंग स्ट्रेस रिलीफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस, क्योंकि अगर रिक्रिस्टलाइजेशन हो गई तो फायदा क्या, वही आ वाली बात कि फिर वही प्रॉपर्टीज अचीव हो जाएंगी जो पहले थी। The wrought microstructure that provides the desirable mechanical properties is replaced by microstructure which is relatively soft and has greatly decreased resilience. कि अगर आप उसको रिक्रिस्टलाइजेशन करवा दोगे तो जो हमें प्रॉपर्टीज अचीव हुई थी, जो हार्डनेस हमें मिली थी, जो यील्ड स्ट्रेंथ मिली थी, वो तो फिर खत्म हो जाएंगी और हमारे पास सॉफ्ट मेटल आ जाएगी। सो दैट्स व्हाई रिक्रिस्टलाइजेशन मस्ट बी अवॉइडेड ड्यूरिंग स्ट्रेस रिलीफ एनेलिंग। यानी सिर्फ स्ट्रेस रिलीफ एनेलिंग जो है वो जो रिकवरी फेज के दौरान अचीव होती है, हमें सिर्फ वो रिक्वायर्ड होती है। दिस वन राइट, to release the stresses we do the annealing. अभी यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ आया या इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो काइंडली फिर हम आगे इसको फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया क्लास? एनीलिंग और कोल्ड वर्किंग का पता चल गया। कोल्ड वर्किंग क्यों करते हैं? कोल्ड वर्किंग हम इसलिए करते हैं कि हमें जिस भी शक्ल में हमें वो वायर्स की शक्ल में चाहिए, हमें वो शीट्स की शक्ल में चाहिए, मेटल जिस भी वो उस पर हमने कोल्ड वर्किंग की, हमें जो प्रॉपर्टीज़ अचीव हुई, हमें वो प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं ऑर्थोडोंटिक्स में, हमें वो डेंचर्स में रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन टू रिलीज द स्ट्रेसेस विच आर जनरेटेड ड्यूरिंग द कोल्ड वर्किंग वी डू द स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग, ओनली स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग, नॉट द रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग। Got it? ओके, स्टील। अच्छा, अब सबसे ज्यादा जो रॉट अलॉय ये डेंटिस्ट्री में यूज होता है वो स्टील है, ठीक है। स्टील एंड स्टेनलेस स्टील आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड रॉड अलॉयज। रॉड अलॉयज मैंने आपको बताया था कि अब उसकी फर्दर कैटेगरीज होंगी, हम उसको वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। स्टील एंड स्टेनलेस स्टील आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड रॉड अलॉयज। और स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन इन विच द कार्बन कंटेंट इज लेस देन 2%। अगर कार्बन कंटेंट 2% से ज़्यादा होगा तो जो है वो हमारे पास जो अलॉय आएगा वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल होगा, इसलिए हम उसका जो कंटेंट है वो 2% से कम रखते हैं, ठीक है। In the solid state, steel is able to adopt a variety of structures depending upon the carbon content and temperature, ठीक है। हम स्टेनलेस स्टील को बहुत सारी एबल टू स्ट्रक्चर्स में अडेप्ट कर देते हैं, जिसमें मैं आपको उसकी फर्दर बताऊंगी। ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर, उसका मार्टेन स्टिक, फेरेटिक, 2-3 तरह के इसके स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें हम उसको अडेप्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम उसको कितने टेम्परेचर पे रख रहे हैं और उसमें कार्बन कंटेंट कितना है, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील इज फॉर्म, अभी हम स्टील की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील मैं आपको बाद में बताऊंगी। स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। स्टेनलेस स्टील में हम और भी अलॉयज और भी मेटल्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ तक आप ये बात याद रखें कि स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन इन विच द कार्बन कंटेंट इज लेस देन 2%, और इन द सॉलिड स्टेट स्टील इज एबल टू अडेप्ट टू अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स।
अच्छा, अब मेजर क्लासेस ऑफ स्टील्स, अब मैंने आपको बताया कि उसकी 2-3 जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं। उसमें अगर वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो उसको हम फेरेटिक स्टील बोलेंगे। अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसके क्रिस्टल्स का तो ऑस्टेनिटिक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और अगर बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दैट इज मार्टेनसाइट, राइट? अच्छा, अब हम देखते हैं ऑस्टेनिटिक से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कार्बन जो है, अगर मैं अब देखिए हमने पढ़ा कि स्टील जो है वो अलॉय है आयरन और कार्बन का। तो alloys with more than 2% कार्बन आर कॉल्ड कास्ट आयरन्स। मैंने आपको बताया कि हम लेस देन 2% कार्बन जो है वो स्टील में यूज करते हैं। अगर उसमें 2% से ज्यादा हो जाए तो दीज आर कॉल्ड कास्ट आयरन एंड नॉट द सेम एज स्टील अलॉयज इन प्रॉपर्टीज। उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी अगर हम कार्बन कंटेंट ज्यादा करेंगे। अच्छा, अब ऑस्टेनिटिक स्टील, मैंने आपको बताया कि ये जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म है स्टील की। इसमें जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक फेस होगा। ये किस तरह हमें अचीव होगा? कार्बन इज सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर इन आयरन। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा ना तो कार्बन उसमें सॉल्युबल होगा अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 2%, ठीक है, एंड फॉर्म अ सॉलिड सोल्यूशन। तो हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा, सॉलिड सोल्यूशन ऑफ आयरन एंड कार्बन, दैट इज कॉल्ड ऑस्टेनाइट विच इज फॉर्म बिटवीन टेम्परेचर्स। लेकिन मैंने आपको बताया था इट डिपेंड्स ऑन द कार्बन कंटेंट एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो अगर आपने आयरन और कार्बन का टेम्परेचर, स्टील का जो टेम्परेचर है वो 1000 से 1200 डिग्री सी रखा, यानी स्टेबल अबव 723 डिग्री सी, यानी 723 डिग्री सी से अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है किसी भी स्टील का, तो एक सॉलिड सोल्यूशन आ जाएगा कार्बन और आयरन का, जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ऑस्टेनेटिक स्टील। Austenitic steel क्या है? An interstitial solid solution of carbon in a face-centered cubic iron matrix and it is stable above 723 डिग्री सी। जैसे ही टेम्परेचर नीचे जाता जाएगा, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 723 है। मैंने आपको बताया कि 1000 से 1200 डिग्री सी के दरमियान ये बनता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को लो करते जाओगे और 723 डिग्री सी तक ये पहुंचेगा विच इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, तो उससे जब नीचे आप जाओगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ऑस्टेनिटिक स्टील इज स्टेबल अबव 723 डिग्री सी, ठीक है। बिलो 723 डिग्री सी ऑस्टेनाइट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू फेजेस विच इज कॉल्ड फेराइट एंड सीमेंटाइट। अगर आप देखें तो फेराइट मैंने आपको बताया था कि इट इज बॉडी सेंटर्ड। मार्टेनसाइट अभी मैं आपको बताऊंगी, अभी फिलहाल आप ऑस्टेनाइट देखें और फेराइट। जब ऑस्टेनाइट स्टील को आपने क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो उसको कूल डाउन करना शुरू किया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने के बाद वो फर्दर 2 कंपोनेंट्स में डिकम्पोज हो जाएगा, दैट इज फेराइट एंड सीमेंटाइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेराइट एंड सीमेंटाइट? हमने पढ़ा कि ऑस्टेनाइट तो सॉलिड सोल्यूशन था जिसमें कार्बन जो है वो सॉल्युबल हो गया आयरन में अप टू 2%। लेकिन जब 723 डिग्री से हम नीचे जाएंगे तो दैट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, कार्बन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस इन द आयरन, और वो अगर 0.02% तक रह जाती है, दैट इज कॉल्ड फेराइट, ठीक है। डाइल्यूट सॉलिड सोल्यूशन, यानी कि बहुत माइन्यूट क्वांटिटी जो है वो जो होगी कार्बन की, दैट इज ओनली 0.02%। तो हमारे पास क्या आ गया? डाइल्यूट सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कार्बन इन आयरन, और वर्चुअली आप अगर ये भी कह सकते हो कि नो कार्बन एट ऑल, कॉल्ड फेराइट। फेराइट जो है इज सॉफ्ट एंड डक्टाइल, ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम हो जाएगा और वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और डक्टाइल मेटल आ जाएगी हमारे पास। ये तो हमारे पास आ गया पहला कंपोनेंट विच इज अ डाइल्यूट सॉलिड सोल्यूशन। पहले हमने पढ़ा ऑस्टेनाइट क्या था? सॉलिड सोल्यूशन जिसमें सॉल्युबिलिटी थी कार्बन की 2%। अब जब हमने 723 डिग्री से उसको बिलो उसका कूल डाउन किया तो हमारे पास फेराइट आ गया, जो जिसमें कार्बन बिल्कुल ही थोड़ा सा रह गया 0.02%, और या आप कह सकते हो कि बिल्कुल ही नहीं, तो वो डेट इज कॉल्ड फेराइट। और दूसरा जो कंपोनेंट हमारे पास आएगा वो आ जाएगा कि कार्बन आयरन के साथ रिएक्ट कर जाएगा टू फॉर्म an iron carbon intermetallic compound called cementite is formed. This is a hard. Ferrite हमने पढ़ा soft था. This is hard and brittle alloy and adds strength to soft ferrite. ठीक है, अब अगर मैं आपको ये फेज डायग्राम समझाऊं,
द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द आयरन कार्बन इक्विवेलेंट टू द यूटेक्ट। अच्छा, अब आप ये देखो कि ये 723 डिग्री, ये हमारे पास TC जहाँ पे लिखा है दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, राइट। क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जो स्टील होगा दैट इज ऑस्टेनाइट। जब ऑस्टेनाइट से टेम्परेचर नीचे जाता गया क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास आ गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फेराइट और सीमेंटाइट। और फेराइट और सीमेंटाइट के कॉम्बिनेशन को वी कॉल परलाइट, यानी ऑस्टेनाइट जो है वो परलाइट में चेंज हो जाएगा बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, राइट। यहाँ तक आपको समझ आया? मुझे थोड़ा सा आपका फीडबैक चाहिए, क्योंकि ये ना थोड़ा सा बोरिंग कह सकते हैं या थोड़ा सा समझने में आपको टाइम, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप जाके बुक्स रीड करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। कि 723 डिग्री से चलें, हम इसको आगे करते हैं। ये क्रिटिकल टेम्परेचर था, इसके ऊपर जो आयरन था वो ऑस्टेनाइट था, दैट इज अ सॉलिड सोल्यूशन ऑफ आयरन एंड कार्बन। जब हमने 723 डिग्री से नीचे किया तो हमारे पास फेराइट आ गया which is a soft metal, और cementite which is a compound of iron and carbon, ठीक है। ठीक है, फेराइट और सीमेंटाइट आ गया और कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड परलाइट, राइट। ये फेज डायग्राम आपको आनी चाहिए, ये आ सकती है आपके एग्जाम में, फेज डायग्राम ऑफ आयरन कार्बन सिस्टम, ये आपको समझ आ गया। परलाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा अगर मैं फेराइट और सीमेंटाइट को हीट करूं तो वो वापस ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस है, सारी क्रिस्टल यानी कि उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को ज्यादा करोगे तो आपके पास ऑस्टेनेटिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ जाएगा, जब उसको लो करोगे तो आपके फेराइट और सेमेंटाइट फेराइट स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यूटेक्टिक अलॉय, आपको डॉक्टर नादिया ने बताया होगा कि यूटेक्टिक रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ अलॉय ऑफ टू म्यूचुअली इनसॉल्युबल मेटल्स ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। तो हमने पढ़ा कि जब हमने 723 डिग्री से उसको बिलो किया तो वो कार्बन जो हो गया वो इनसॉल्युबल हो गया उसके अंदर। तो यूटेक्टिक अलॉय हमारे पास दो डिफरेंट जो है वो मेटल्स आ गई। तो यूटेक्टिक रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ एन अलॉय ऑफ टू म्यूचुअली इनसॉल्युबल मेटल्स ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। और अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर को डिफाइन करें तो क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द आयरन कार्बन सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू द यूटेक्टिक टेम्परेचर। यानी कि आप देखो कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पे वो कार्बन जो है इनसॉल्युबल हो गया आयरन में, तो उसको हम यूटेक्टॉइड टेम्परेचर भी कहेंगे, यूटेक्टिक टेम्परेचर भी कहेंगे, क्योंकि एट दिस पॉइंट यूटेक्टॉइड अलॉय इज फॉर्म, यानी कि दैट अलॉय विच हैज म्यूचुअली इनसॉल्युबल मेटल्स, ठीक है। इनसॉल्युबल हो गया ना, इसी वजह से तो फेराइट और सीमेंटाइट हमारे पास आया। इन द केस ऑफ आयरन एंड कार्बन सिस्टम द ट्रांजिशंस अकर्स विद इन द सॉलिड स्टेट। यूटेक्टाइड ऐसा, और अगर आपसे ये पूछा जाए ये एक्स कौन सा पॉइंट है तो दैट इज यूटेक्टाइड SS अलॉय, स्टील अलॉय, ठीक है। अलॉय कंटेनिंग ओनली 0.8% कार्बन, यानी कि आप कह लो कि ये तो बिल्कुल ना होने के बराबर ये जो है सॉलिबिलिटी है, ये दिस इज सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन इन आयरन, राइट। यहाँ तक आपको फेज डायग्राम समझ आ गया? अच्छा, अब आपको ना पेपर में ये जो है क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपर यूटेक्टाइड अलॉयज कौन से होते हैं और हाइपो। जैसा कि आपको हाइपर और हाइपो के नाम से ही पता चल रहा है कि हाइपर में अगर 0.8% कार्बन से ज़्यादा उस अलॉय के अंदर कार्बन होगा तो दैट इज़ हाइपर यूटेक्टाइड अलॉय होगा। अगर उसमें 0.8% से कम कार्बन कंटेंट होगा दैट इज़ हाइपो यूटेक्टाइड अलॉय, ठीक है। अब हाइपर यूटेक्टाइड अलॉय consist of ferrite and cementite at room temperature. Same is the case with the hypoeutectide alloy, consists of mixture of ferrite and cementite at room temperature. अब डिफरेंस क्या होगा इनकी प्रॉपर्टीज में? जैसे कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा, कंटेन रिलेटिवली ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सीमेंटाइट, ठीक है। इसके अंदर लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा कि इसमें सीमेंटाइट की जो मिकदार है वो फेराइट की निस्बत ज़्यादा होगी। तो मैंने आपको बताया था कि फेराइट इज सॉफ्ट एंड डक्टाइल, सीमेंटाइट इज हार्ड। तो अगर सीमेंटाइट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वो अलॉय क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और जिसमें हाइपो में फेराइट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वो अलॉय सॉफ्ट होगा, ठीक है। और अगर जो भी अलॉय हार्ड होगा दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कटिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज बर्स, लेकिन जो अलॉय हार्ड नहीं होंगे वो नॉन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज होंगे, ठीक है।
यहाँ तक क्लास आपको समझ आया कि मैंने हाइपर और हाइपोयूटेक्टाइड एलॉय में जो आपको डिफरेंस बताया, ठीक है। हाइपरयूटेक्टाइड अलॉयज में कार्बन कंटेंट 0.8% से ज़्यादा होगा। कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा तो हमारे पास सीमेंटाइट जो है उसके अंदर ज़्यादा होगा। सीमेंटाइट इज़ एक्चुअली अ हार्ड मटेरियल, तो जिस मेटल में सीमेंटाइट मटेरियल ज़्यादा होगा तो वो हार्ड होगा, और जिसमें फेराइट ज़्यादा होगा दैट इज़ इन द केस ऑफ हाइपरयूटेक्टाइड अलॉय दैट इट इज़ ए सॉफ्टर मेटल। अच्छा, अब मैंने आपको फेराइट भी बता दिया, सीमेंटाइट भी बता दिया, ऑस्टेनाइट भी बता दिया, ठीक है। अब मार्टेनसाइट क्या होता है? मार्टेनसिटिक जो स्टील है, अगर मैं आपको एक ये डायग्राम दिखाऊं, मार्टिन सिटी इफ ऑस्टेनाइट, हमने पढ़ा कि जब हमने ऑस्टेनाइट स्टील को कूल किया तो वो आगे फर्दर दो कंपोनेंट्स में चेंज हो गया, दैट इज फेराइट एंड सीमेंटाइट। अच्छा, तब क्या होगा अगर मैं ऑस्टेनाइट को एकदम से कूल डाउन कर दूं, जिसको हम क्वेंस्ट कहते हैं। इफ ऑस्टेनाइट इज कूल वेरी रैपिडली तो क्या हमारे पास फेराइट और सीमेंटाइट आएगा? नो। उस केस में if austenite is cooled very rapidly it undergoes spontaneous diffusionless transformation, तो वो ऐसे क्रिस्टल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जिसकी शेप बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होगी, दैट इज कॉल्ड मार्टेनसाइट। Martensite, a very hard and brittle steel, not used commonly, produced by hardening heat treatment, has a distorted body centered cubic structure, ठीक है। अभी आपने टेम्परिंग पे नहीं जाना, अभी आप सिर्फ मार्टिन साइट पे फोकस करें। अगर मैं आपको बताऊं, इफ एन अलॉय इज सॉरी, हम थे, हाँ, मैं आपको इसका बता रही थी कि मार्टेनस्टिक स्टील हमारे पास कैसे आ गया। ये उसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि अगर इफ ऑस्टेनेटिक स्टील इज कूल्ड वेरी रैपिडली इट अंडरगोज स्पॉन्टेनियस डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मेशन टू बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर called martensite. The arrangement of the iron atoms in martensite is highly distorted by the carbon atom, resulting in a very hard, strong, brittle alloy. ठीक है। The formation of martensite is an important strengthening mechanism of carbon steels, और martensite हमें रिक्वायर्ड होता है क्योंकि इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो हम जो है क्या करते हैं कि कोई भी कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स अगर हमने बनाने हो तो हम मार्टेनसिटिक स्टील से बनाएंगे। The formation of martensite is important strengthening mechanism for carbon steels. The cutting edges of carbon steel instruments are ordinarily martensitic because the high hardness of these structures allows the grinding of sharp edge that is retained in use. तो यही बताया गया है कि कटिंग एजेस जो हमने, जिसमें आप कह सकते हैं कि बर्स आ गए, कोई भी आपने शार्प इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो आप मार्टेनसिटिक स्टील का बनाओगे। इज ए मेटास्टेबल फेज एंड डिकम्पोजेस टू फॉर फेराइट एंड कार्बाइड व्हेन हीटेड एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। अच्छा, अब आपको मैं बताती हूँ, ये एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर है। आप देखें कि दिस इज ऑस्टेनेटिक स्टील, ठीक है। ऑस्टेनेटिक स्टील को क्वेंचिंग की आपने, रैपिड कूलिंग की, ये अच्छा, आप लोग ना जरा लेक्चर पे थोड़ा सा फोकस करें। ऑस्टेनेटिक स्टील को मैंने आपको बताया, अगर हम रैपिडली कूल डाउन करेंगे तो हमारे पास मार्टेनसिटिक स्टील आ जाएगा, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अच्छा, अब मार्टेनसाइट हमने अगर उसको फर्दर थोड़ा सा उसको हमने हीट ट्रीटमेंट दिया, तो हीट ट्रीटमेंट देने के बाद हमारे पास दोबारा फेराइट और सीमेंटाइट आ जाएगा, ठीक है। अब फेराइट और सीमेंटाइट को आपने फिर हीट किया उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक, तो जब चीज कोई भी स्टील क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव जाएगी तो वो किस में चेंज हो जाएगी? ऑस्टेनाइट स्टील में। ऑस्टेनाइट स्टील इज फॉर्म्ड व्हेन we heat the steel above its critical temperature that is 723 डिग्री से। तो ये आपस में इंटरचेंजेबल है, ठीक है। आप देखें कि अगर आपको ऑस्टेनाइट चाहिए
ऑस्टेनाइट स्टील चाहिए तो आप उसको क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव हीट कर दोगे। उसी ऑस्टेनाइट स्टील की जगह अगर आपको मार्टेनस्टिक स्टील चाहिए तो आप उसकी क्वेंचिंग कर दोगे। अगर मार्टेनस्टिक स्टील से आपको दोनों कंपोनेंट्स वाले फेरेटिक और सीमेंटाइट चाहिए तो आप उसको लो टेम्परेचर हीट दोगे 200 से 400 डिग्री सी तक। स्टील कैन बी फर्दर हार्डन बाय, तो ये हार्डनेस हो गई ना, मतलब आप स्टील को हार्ड कर सकते हो, स्टील को सख्त बना सकते हो उसको हीट ट्रीटमेंट देके। तो स्टील कैन बी फर्दर हार्डन बाय हीट ट्रीटमेंट इफ एन alloy is heated above the critical temperature but below the solid temperature it forms austenitic solid solution. If the alloy is then quenched, जैसे मैंने आपको बताया, there is insufficient time for the alloy to undergo the transition from austenitic structure to perlite structure. Instead, a very hard and bitter steel called martensite is formed, which has a distorted body-centered cubic lattice. Right? तो अभी मैंने आपको बताया कि स्टील कैन बी हार्डन बाय हीट ट्रीटमेंट्स। तो एडवांटेजेस ऑफ स्टील में हम ये कह सकते हैं कि इट हैज़ द एबिलिटी टू बी हार्डन बाय हीट ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ स्टील। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये क्रोजन इस पे हो जाती है, इस पे जंग लग जाता है। ठीक है, स्टील का एडवांटेज क्या हो गया, इट इज एबिलिटी टू हार्डन बाय हीट ट्रीटमेंट्स एंड इट हैज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ करोजन। अब उस करोजन को अवॉइड करने के लिए, उस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हमने स्टेनलेस स्टील बना लिया। स्टेनलेस स्टील से कैसे डिफरेंट उसमें आया कि हमने उसके अंदर क्रोमियम ऐड कर दिया टू इम्पार्ट क्रोजन रेजिस्टेंस। So class, how can we differentiate stainless steel from steel? By adding chromium, which is corrosion resistance. ठीक है, और निकल भी ऐड करेंगे। दो कंपोनेंट्स हमने ऐड कर दिए, क्रोमियम एंड निकल corrosion resistance और strengthen the alloy। तो हमारे पास ये दोनों कंपोनेंट ऐड करने से क्या हुआ, imparts corrosion resistance in aqueous media और lower the critical temperature, stabilize the austenitic temperature at room temperature। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो 723 डिग्री सी पे जाके बनता है। तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि वो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ऑस्टेनेटिक स्टील रूम टेम्परेचर पे स्टेबल हो जाए? यस, इट कैन बी पॉसिबल बाय एडिंग निकल एंड क्रोमियम टू द स्टील। ठीक है, by adding nickel and chromium to the steel, we can stabilize the austenitic structure at room temperature। Austenitic steel तो हमें बहुत सारी applications हैं in dentistry, तो हम उसको room temperature पे रख सकते हैं by adding chromium and nickel। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया? अच्छा, मैं आपको ना इसमें शायद टेम्परिंग बताना भूल गई हूँ। टेम्परिंग जो है वो हम क्यों करते हैं? टेम्परिंग इज मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ स्टील। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आए तो इट इज मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ स्टील। इट इज ए लो टेम्परेचर हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, और हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील इज डन बिटवीन टेम्परेचर्स ऑफ 400 डिग्री सी टू 450 डिग्री सी। और मतलब आप कोई भी उसके अंदर एडजस्टमेंट करना चाह रहे हो तो जो आप उसको हीट ट्रीटमेंट दे रहे हो उस प्रोसेस को आप टेम्परिंग बोलोगे। right? Or the hardness and brittleness can be controlled quite accurately by choosing suitable heat treatment conditions। tempering अब depend करता है कि आप कितने टाइम के लिए उसको हीट अप कर रहे हो और कितने टेम्परेचर पे हीट दे रहे हो। ठीक है, तो टेम्परिंग इज बेसिकली द हीट ट्रीटमेंट टू एडजस्ट द हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस ऑफ एन अलॉय। राइट, ये मैं आपको पीछे पॉइंट बताना भूल गई थी। हम स्टेनलेस स्टील पे आए थे। स्टेनलेस स्टील मैंने आपको बताया कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टील। इट हैज कार्बन, इट हैज क्रोमियम एंड निकल कंटेंट। अच्छा, अब हमने तीन तरह के स्टील पढ़े, ऑस्टेनेटिक, मार्टेनिस्टिक और फेरेटिक। ठीक है, फेरेटिक के बारे में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था इट इज सॉफ्ट एंड डक्टाइल, दैट इज व्हाई इट हैज नो एप्लीकेशन इन डेंटिस्ट्री। ठीक है, इसमें फेरेटिक में क्रोमियम कंटेंट, क्रोमियम, निकल और कोबाल्ट की ये कॉम्पोजिशन दी हुई है। ठीक है,
गुड क्रोजन रेजिस्टेंस है, लो कॉस्ट, कैन नॉट बी हार्डन स्ट्रेंथन बाय हीट ट्रीटमेंट। इसको हम हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, दैट इज वाई दे आर नॉट यूज इन डेंटिस्ट्री, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और इसकी हीट ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकती। तो जो है cannot be harnessed strengthened by heat treatment or cold working, that's why it has no application in dentistry, right? Martensitic steel has large application in dentistry. Chromium इसमें 12% होता है, निकल लिटिल to 0% होगा, ठीक है। Exhibit adequate corrosion resistance, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी भी चीज़ में क्रोमियम या निकल डालेंगे तो उसकी corrosion resistance बढ़ जाएगी, और can be hardened by heat treatment, capable of forming a martensitic structure, ठीक है। और martensitic steels have high strength and hardness, ठीक है। और इसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस, इट इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी हार्डन बाय हीट ट्रीटमेंट। कटिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं ना, जिनमें प्रोब्स आप यूज करेंगे, कोई भी दांत को कट करने वाले इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, दैट आर फॉर्म फ्रॉम martensitic स्टील। व्हाई? बिकॉज इट हैज हाई स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, और इट कैन बी फर्दर हार्डन बाय हीट ट्रीटमेंट। ऑस्टेनेटिक स्टील, ऑस्टेनेटिक स्टील जो है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो है क्रोमियम कंटेंट जो है वो 16 to 26% है, निकल कंटेंट इसमें ज़्यादा है, कार्बन 0.2% है। मोस्ट कॉमनली यूज स्टेनलेस स्टील। द एडिशन ऑफ निकल स्टेबलाइजेस द ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि निकल को ऐड करने की वजह से ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। 1818 स्टेनलेस स्टील, मतलब 18/8 जिसको आप कहेंगे ना, या आप आगे टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे। इस स्टील में 18% क्रोमियम होगा और 8% निकल होगा, ठीक है। ये भी ऑस्टेनेटिक जो है स्टेनलेस स्टील की ही फर्दर एक टाइप है। इट इज क्रोजन रेजिस्टेंस, कैन नॉट बी हार्डन। अच्छा, मार्टेनिस्टिक और ऑस्टेनेटिक में क्या हमने फर्क पड़ा कि ऑस्टेनेटिक फर्दर कैन नॉट बी हार्डन बाय हीट ट्रीटमेंट। रीजन? बिलो द टेम्परेचर एट विच एटॉमिक डिफ्यूजन और पॉसिबल। इसको आप फर्दर, हमने तो ये पढ़ा ना कि जैसे जैसे हम हीट करते जाएंगे, मार्टेनसाइट जो है वो ऑस्टेनाइट में चेंज हो गया, पहले वो फेराइट और सीमेंटाइट में चेंज हुआ, फिर ऑस्टेनाइट में। ऑस्टेनाइट जो है फर्दर उसको आप अब हीट ट्रीटमेंट से हार्डन नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब 1888 स्टेनलेस स्टील क्यों इतना वाइडली यूज होता है डेंटिस्ट्री में? बिकॉज ऑफ इट्स रीजनेबल कॉस्ट। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, व्हाई ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील 18/8 is most widely used in dentistry because it has reasonable cost, it has high ductility, ability to undergo mold core working। जितनी डक्टिलिटी ज्यादा होगी उसके अंदर आप कोल्ड वर्किंग उसको ज्यादा उसके ऊपर काम कर सकते हो। उसकी सब्सटेंशियल स्ट्रेंथनिंग ड्यूरिंग कोल्ड वर्किंग, इंक्रीज ईज ऑफ वेल्डिंग उसकी इजीली कर सकते हो। अबिलिटी टू ओवरकम सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन में आपको बताऊंगी, सेंसिटाइजेशन होता ही है कि किसी भी चीज में क्रोजन हो जाना, तो इसमें स्टेनलेस स्टील 18SS में ये एबिलिटी होती है कि ये क्रोजन को रेजिस्ट कर सकती है, ठीक है। लेस क्रिटिकल ग्रेन ग्रोथ, कंपैरेटिव ईज इन फॉर्मिंग, क्रिटिकल टेम्परेचर एटॉमिक मूवमेंट्स आर नॉट पॉसिबल। दीज आर ऑल जो है द एडवांटेजेस ऑफ 18/8 ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील। एप्लीकेशंस वेयर हीट हार्डनिंग इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। अब देखिए, हीट हार्डनिंग मैंने आपको बताया था मार्टेनिस्टिक स्टील में हमें चाहिए होती है उसको फर्दर हार्डन करने के लिए, कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए। लेकिन 18/8 ऑस्टेनेटिक स्टील वहाँ यूज होता है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा हार्डनेस नहीं रिक्वायर होती, जैसे फॉर नॉन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, for wires, for denture bases. These applications involve a degree of coldness since the alloy is shaped by either bending, drying or swagging or rod structure. ऐसी alloys जिसमें हमें further hardness नहीं require होती, वहाँ पे ये use होता है, जिसमें non cutting instrument, wires और denture bases आ जाती हैं। रॉड स्ट्रक्चर 18/8 स्टेनलेस स्टील का रॉड स्ट्रक्चर एग्जिबिट हाई प्रोपोर्शन लिमिट और रिलेटिवली हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ऑस्टेनेटिक स्टील में हमने पढ़ा कि उसकी रिजिडिटी, उसकी स्टिफनेस ज़्यादा होती है और उसकी प्रोपोर्शनल लिमिट ज़्यादा होती है, जिसके हाई डक्टिलिटी, प्रोपोर्शनल लिमिट कैन नॉट बी हार्डन बाय हीट ट्रीटमेंट, ओवर हीटिंग। अच्छा, अब आपने ये नहीं पूछा कि मैम उसको अगर हम हीट ट्रीटमेंट दे दें तो वो क्यों नहीं हार्डनेस उसकी क्रिएट होती? इसलिए ओवर हीटिंग जो है वो उसके अंदर रिक्रिस्टलाइजेशन कर देती है, और मैंने आपको बताया था कि रिक्रिस्टलाइजेशन करने से आपकी वो प्रॉपर्टीज
जो आपने कोल्ड वर्क मेटल में अचीव की थी वो दोबारा से रिवर्स बैक हो जाएंगी और हमारी यील्ड स्ट्रेंथ और हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यील्ड स्ट्रेंथ, हार्डनेस डिक्रीज हो जाएगी और जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ओवर हीटिंग सॉफ्टन द रॉड 18-8 ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील, इट causes recrystallization, destruction of the fibrous grade structure or marked reduction in the properties which we achieve during the cold working. That's why austenitic steel cannot be heat hardened, right? अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ सेंसिटाइजेशन तक आज आपको करवाऊंगी, फिर हम अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे। मैंने आपको बताया कि इट हैज़ एबिलिटी टू ओवरकम द सेंसिटाइजेशन। ठीक है, ऑस्टेनिटिक स्टील में लूज इट्स रेजिस्टेंस टू क्रोयन इफ इट इज हीटेड बिटवीन अप्रॉक्सीमेटली 400 to 900 डिग्री सी। ठीक है, जब ये टेम्परेचर ऑस्टेनिटिक में लूज इट्स क्रोयन इफ हीटेड बिटवीन 400 to 900 डिग्री सी। होता क्या है कि इस टेम्परेचर पे जो क्रोमियम कंटेंट है, जो कि क्रोयन रेजिस्टेंट उसके अंदर, ये आप देखें हमने क्रोमियम को लगाया था स्टेनलेस स्टील के ऊपर ताकि क्रोयन ना हो, लेकिन इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि वो क्रोमियम कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाता है टू फॉर्म क्रोमियम आयरन कार्बाइड एट द ग्रेन बाउंड्रीज, जिसकी वजह से उसकी क्रोयन रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। ठीक है, सेंसिटाइजेशन क्या है कि ऑस्टेनिटिक स्टील लूजेस its corrosion resistance if heated between 400. रीजन क्या है? कार्बन एटम प्रेसिपिटेट एट ग्रेन बाउंड्रीज, फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड इज मोस्ट रैपिड एट 650 डिग्री सी। क्रोजन रेजिस्टेंट ग्रेन बाउंड्रीज पे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे जो क्रोमियम था उसने रिएक्शन कर दिया कार्बन के साथ। यहाँ पे आप देखें ये इंटरग्रेनुलर क्रोजन ड्यू टू सेंसिटाइजेशन, राइट। अच्छा, अब हमने इसको कैसे प्रिवेंट करना है? आप कार्बन कंटेंट को कम कर दो। ठीक है, कार्बन कंटेंट कम कर दोगे तो वो क्रोमियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। उसकी सीवियर कोल्ड वर्किंग भी करोगे तब भी उसकी जो है वो सेंसिटाइजेशन कम हो जाएगी। या फिर आप उसमें कोई ऐसी मेटल डाल दो जो क्रोमियम की जगह कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाए। ठीक है, फॉर्म कार्बाइड अहेड ऑफ क्रोमियम दस स्टेबलाइजिंग द अलॉय। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आया हो, आज मेरा ख्याल है हम यहीं तक करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी बातें समझने वाली भी थी। आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा हो गया कि जी 5 मिनट जरा पहले आपने मैं बस ख़त्म कर देती हूँ, मैं थक। अच्छा क्लास, अभी आप इनको अनम्यूट कर दें। जी क्लास, आपको कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक? मुझे पता है थोड़ा सा ये डिफिकल्ट, थोड़ा सा मेटल थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है। कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। कोई स्लाइड समझ नहीं आया तो मैं उसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, कोई भी पॉइंट। कोई क्वेश्चन नहीं है, सब समझ आ गया आप लोगों को? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? एनी क्वेश्चन प्लीज? यस मैम, आ रही है आवाज। ऑस्टेनिटिक स्टील, फेरेटिक, मार्टेनसाइट, किसी में कोई भी कंफ्यूजन हो तो काइंडली आस्क। लेक्चर ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, मुझे ऐसे फील आ रहा है कि जैसे आज आप लोगों को शायद इतना नहीं ग्रैस्प कर सके आप लोग। आप इसको पढ़ोगे इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ आया तो वो आप पूछें प्लीज़। चलें ठीक है, तो रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं। इंशाल्लाह मैं अभी जो वेडनेसडे को लेक्चर होगा ना आपका, उसमें मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर दूंगी और आप लोगों ने पढ़ के आना है। आप लोगों ने मुझसे पूछना है कि मैम इस स्लाइड की या इस पॉइंट की हमें समझ नहीं आए, पहले आप इसको रिपीट कर दें, या कोई भी मसला हो तो फिर हम आगे चलेंगे।
चले अब आपका ना प्रिंसिपल साहब के साथ लेक्चर है नेक्स्ट, तो मैं थोड़ी देर पहले आपका लेक्चर ख़त्म करने लगी हूँ, तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं था। अब इंशाल्लाह वेडनेसडे को आपसे मुलाकात होगी और आपने फिर बताना है कि आपको कितना समझ आया। और फिलिप्स ना मेरे पास पुराना एडिशन है, आप उसमें देखना रॉट लॉयर्स के नाम से होगा। मेरे पास जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 20 है, ठीक है, लेकिन मेरे पास ओल्ड एडिशन है। आप न्यू एडिशन में देखिएगा रॉट लॉयर्स के नाम से, ठीक है, आपने इसको पढ़ के आना है। एक ठीक है, चक्कर है। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए।